आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी हां, हरियाणा में चुनावी प्रचार को धार देने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और इसी के मद्देनजर आज हरियाणा का उनका ये महत्वपूर्ण दौरा। बता दें आपको, पंचकूला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता की समर्थन में उनके पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते नजर आएंगे। उनके समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे सीएम धामी 3 जनसभाओं को आज संबोधित करने वाले हैं। इस तरह से हरियाणा के दौरे पर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। वहां पर पंचकूला से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उनके पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते दिखाई देंगे। पंचकूला बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे। इस तरह से आज 3 जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। यहाँ हरियाणा में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी की जीत के लिए माहौल क्रिएट करेंगे, लोगों को बीजेपी की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे और जिस संकल्प पत्र में जो वादे यहाँ हरियाणा के लोगों से बीजेपी ने किए हैं, उन वादों को कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, उन वादों को लेकर कितने प्रतिबद्ध है बीजेपी के तमाम लोग, ये बताते हुए जाहिर तौर पर बीजेपी प्रत्याशी हैं ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला से, उनके समर्थन में लोगों की वोट मांगते नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी। हरीश खंडा हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, आज का क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहने वाला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? हरियाणा के दौरे पर आज वो दिखाई देंगे। देखिए सिर्फ आज मुख्यमंत्री आज 5 बजे का दौरा है। 5 बजे वो हरियाणा के पंचकूला पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें 3 जनसभा को संबोधित करना है, जिसमें प्रतिभाग के लिए भी पहुंच रहे हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनके पक्ष में आज वोट की अपील जनता से करेंगे। और जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में तमाम जो ऐतिहासिक फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिए हैं एक धाकड़ धामी के रूप में, तो कहीं न कहीं आज उसका जो चेहरा है वो वहां पर भी देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री का। और जिस तरह से जो वादे उत्तराखंड के जनता से बीजेपी ने किए थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो कई ऐसे फैसले उन्होंने उत्तराखंड के प्रत्यक्ष में लिए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, इसके अलावा धर्मांतरण कानून हो, साथ ही साथ जो इस समय जो दंगा विरोधी जो कानून है और इसके अलावा जो यूसीसी है, तमाम ऐसे बड़े जो फैसले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लिए हैं, उसको कहीं न कहीं उसकी भी व्याख्यान आज पंचकूला में होने जा रहा है। और जिस तरह से 5 बजे की अगर बात करें तो 5 बजे मुख्यमंत्री आज पंचकूला में पहुंचेंगे और हरियाणा। ठीक है, आपने बताया हरीश शाम 5 बजे का उनका वहां पर कार्यक्रम शुरू होगा, तो ऐसे में देवभूमि से उत्तराखंड से कितने बजे रवानगी हो जाएगी उनकी, या वो रवाना हो चुके हैं? क्या अपडेट इस बारे में? देखिए अभी मुख्यमंत्री रवाना नहीं हुए हैं, कुछ देर बाद उन्हें यहाँ से रवाना होना है, यानी कि लगभग 4 बजे के आसपास वो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद 5 बजे ठीक एक जनसभा में उन्हें पहुंचना है। पंचकूला में 3 जनसभाएं हैं और जहां पर उन्हें प्रतिभाग करना है। जाहिर सी बात है क्योंकि अभी की अगर बात करें तो अभी मुख्यमंत्री देहरादून में है और उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे और पंचकूला हरियाणा पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद के पक्ष में वोट की अपील जनता से करेंगे। जी, और ऐसे में देखिए पंचकूला सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ज्ञानचंद गुप्ता पर एक बार फिर से भरोसा जताया जाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में इस लिहाज से इसे और मजबूत करने की दिशा में ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दायित्व जो दिया गया। आज 3 जनसभाएं करेंगे, उनके पक्ष में वोटों की अपील करते नजर आएंगे सीएम धामी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरह से जो ज्ञानचंद है इससे पहले भी वो बीजेपी में रहे, दोबारा से उन्हें यहाँ पर मौका दिया गया है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से युवा चेहरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो आज उनके प्रत्यक्ष में वोट की अपील लोगों से करेंगे और जो वादे उत्तराखंड में बीजेपी ने किए थे वो कहीं न कहीं उसको किस तरह से धार दी जाती है, किस तरह से हरियाणा में भी इसे पहुंचाया जाता है, तो उस तरफ भी लगातार बीजेपी का मत है कि किस तरह से ज्यादा जो लोग हैं, चाहे इस समय की अगर बात करें जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचना और तमाम बातें उन्होंने उत्तराखंड में जिस तरह से जो वादे यहाँ पर किए थे, जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जो चीजें रखी गई थी, तो उसको कहीं न कहीं से पूरा करने की तरफ लगातार बीजेपी की जो सरकार है वो काम कर रही है। और यही एक प्रचारकों की सूची में शामिल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने इसी दायित्व को निभाने के लिए आज हरियाणा की धरती पर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खंडा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे, बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। देहरादून के रायपुर में बने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बने तकरीबन 8 साल हो गए हैं, लेकिन स्टेडियम आज भी अपनी अनदेखी के चलते खस्ता हाल में है।
क्योंकि आज भी ये स्टेडियम सरकार के ही अधीन है, जिसमें आईपीएल क्रिकेट देखने का सपना उत्तराखंड के कई क्रिकेट प्रेमियों को है। हालांकि मौजूदा समय में इस स्टेडियम में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड प्रीमियर लीग, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इससे पहले भी अफगानिस्तान ने साल 2018 में इस स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बनाकर बांग्लादेश और आयरलैंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैच भी इसी स्टेडियम में खेले थे। जबकि इस स्टेडियम पर एक बार लीजेंड क्रिकेट लीग का भी आयोजन करवाया जा चुका है, जिसमें गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। वो भी इस मैदान पर खेल चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड के सभी खेल प्रेमी चाहते हैं कि इस स्टेडियम में आईपीएल के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के मैच भी करवाए जाने चाहिए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आज तक ऐसा हो नहीं पाया। स्टेडियम में आईपीएल का भी कोई मैच नहीं हो सका है और आगे भी इसकी कम ही उम्मीद नजर आ रही है। खेल मंत्री रेखा आर्या से जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, उत्तराखंड 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है, इसलिए सरकार अब राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अपने अधीन ही रखना चाहती है और इसके बाद कोशिश की जाएगी कि स्टेडियम को आईपीएल के लिए भी मेजबानी दिलवाई जा सके और इसके लिए यहाँ पर जो भी आवश्यक कदम उठाने की रिक्वायरमेंट होगी उस पर भी हम काम करेंगे। ये आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिरकार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच होने कब शुरू होंगे, यहाँ के लोगों को इसी बात का है इंतजार। देखिए फिलहाल तो खेल विभाग की ये इच्छा है कि नेशनल गेम होने तक में राजीव गांधी स्टेडियम जो है वो विभाग के अधीन रहे, क्योंकि हमें उसमें विभिन्न कार्य करने होते हैं, तो इसलिए अभी वो विभाग के अधीन हम लोग बनाए हुए हैं। इसके उपरांत में निश्चित रूप से हम सबकी ये कोशिश रहेगी कि सदैव इसमें, आज कभी यूपीएल हो रहा है, आने वाले समय में इसमें आईपीएल हो, आने वाले समय में इसमें इंटरनेशनल मैचेस हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है। लेकिन नेशनल गेम तक जो है वो विभाग के अधीन रखा गया है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सल्ट में सदस्यता अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए पार्टी को और मजबूत करने का उनसे आह्वान किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का कीर्तिमान स्थापित रखने में आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को और ज्यादा गति देने का आह्वान किया। ये कहते नजर आए कि बीजेपी एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत हर 6 साल में कार्यकर्ताओं का सदस्यता अभियान चलाती है। लोगों में जोश भरकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी से जोड़ना कार्यकर्ताओं को, ये बीजेपी का लक्ष्य है और इसी दिशा में अब इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसकी समीक्षा बैठक भी करते नजर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। उधर मानसून की वजह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर काफी असर देखने को मिला। बरसात के मौसम में हो रही लगातार पहाड़ों की लैंडस्लाइडिंग चिंता का सबब बनी हुई। टूटी हुई सड़कों की वजह से यात्रा को रोक रोक कर सरकार को चलाना पड़ा, लेकिन अब यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गई है। अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा के दर्शन कर लिए हैं। सरकार ने यात्रा को फिर से शुरू किया, फिर से सुचारू कर दिया गया। जहां जहां लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग अवरुद्ध होते गए, वहां वहां मलबे हटाने का काम जारी रखा गया और तुरंत ही मार्ग को दोबारा से खोला गया। इसके अलावा 4 धाम यात्रा के कपाट दिवाली से पहले बंद कर दिए जाते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। ये 2 तस्वीरें देखिए आपके सामने, जहां एक तरफ बड़ी संख्या में चारों धामों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ जहां जहां लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा रुक जाती है, मार्ग टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती है, इस वजह से वहां पर ब्लॉकेज हो जाती है, मलबे को हटाने का काम वहां पर किया जाता है और तब तक श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक रास्ते की, वैकल्पिक मार्ग की वहां पर व्यवस्था की जाती है और इसके बाद मलबा हटने के बाद वापस से उस रोड को ओपन कर दिया जाता है, फिर से आवागमन के लिए उसे खोल दिया जाता है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी विगत दिनों में मानसून का असर काफी प्रभावी रहा, उसके कारण यात्रा बाधित भी हुई और सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर बाधित हो रहे थे। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उनको तत्काल खोल दिया जा रहा है और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफ़ी
कमी आ जाती है। लेकिन जैसे ही अब मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है, तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या धामों में बढ़ रही है। और हमारे स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुँच रहे हैं, उनकी यात्रा सुखद हो, उनके दर्शनों की व्यवस्था सुगम और सरल हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब हेमकुंड साहिब की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम चरण में है। इसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन श्रद्धालुओं को समय के अंतराल आने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन दिनों मौसम भी सुहावना बना हुआ है। जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो 10 अक्टूबर से पहले अपनी यात्रा कर सकते हैं। अभी तक हेमकुंड साहिब में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 25 मई 2024 को श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आरंभ हुई थी और इस साल 10 अक्टूबर को यात्रा का समापन दिवस होगा। मौसम बिल्कुल बढ़िया है, ट्रैक भी ठीक है और पिछले दिनों से जब से मौसम साफ हुआ है, यात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सो भी 17-18 दिन शेष हैं, तो सभी यात्रियों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बना रखा है, वो श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करने जरूर पहुँचें। समापन वाले दिन भी लगभग 2-2.5 हज़ार यात्री पहुँचने की संभावना है। इस साल यात्रा बहुत अच्छी रही है और आज तक लगभग 2-2.25 लाख यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करके जा चुके हैं। आपके माध्यम से सभी यात्रियों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करने जरूर। वहीं उत्तराखंड विधानसभा की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी ने राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का जिम्मा सौंप दिया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी, सतपाल महाराज को ऊखीमठ, रेखा आर्या को अगस्त्य मुनि, सुबोध उनियाल को अगस्त्य मुनि ग्रामीण और गणेश जोशी को सतेरा खाल मंडल का जिम्मा सौंपा गया। इन मंत्रियों को अपने अपने मंडलों में पार्टीजनों के साथ लगातार बैठकें करनी होगी। जनता दरबार लगाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। बीजेपी की कोशिश है कि उपचुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल को किया जाए, अपने मुद्दे लोगों तक पहुंचाए जाए, लोगों के मुद्दों को आधार बनाकर उन तक पहुंचा जाए। राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का ये जिम्मा सौंपा गया। जाहिर है उपचुनाव में इनके कौशल की भी परीक्षा होनी है। वे इसमें कितने सफल हो पाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव से सबक लेते हुए पार्टी अब केदारनाथ सीट के उपचुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है। जो गलतियां वहां की गई उन्हें रिपीट ना किया जाए, इस पर पार्टी का फोकस है। जबकि अभी उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित तक नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली है। बता दें आपको, बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन की वजह से ये सीट खाली हो गई है। उत्तराखंड में हाल ही में एक छात्र पर बाघ ने हमला कर दिया था। छात्र पर यह हमला स्कूल परिसर के पास ही हुआ था। वहीं इन दिनों कई इलाकों में बाघ की जो सक्रियता है वो देखी जा रही थी। ऑलरेडी वहां लोग दहशत के साए में हैं। इसको लेकर पौड़ी गढ़वाल जिले के जिलाधिकारी ने अगले 2 दिनों तक आधा दर्जन से ज्यादा विद्यालयों में, स्कूलों में यानी कि छुट्टी की घोषणा कर दी है, ताकि किसी और बच्चे की जान पर ना बनने पाए। द्वारिकाल के 9 विद्यालयों में भी 2 दिनों का अवकाश घोषित कर दिया गया। जिलाधिकारी आशीष चौहान के द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि जाखणीधार के उपजिलाधिकारी और द्वारिकाल के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस संबंध में लिए गए अनुरोध पर यह फैसला लिया गया। वहीं देहरादून के डीएम सविन बंसल ने अपने सरकारी आवास से पहाड़ी पेडलर्स के साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दल पहाड़ी पेडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में उपेक्षित जल स्रोतों का सर्वेक्षण और चिन्हीकरण अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को पेश करेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून में पहाड़ी पेडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में ऐसे जल स्रोतों जो कि सूख चुके हैं या फिर सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं, उनका सर्वेक्षण कर चिन्हीकरण करने की बात कही। उनके द्वारा की गई
शोध और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए इन जल सोर्सेज के संरक्षण और इनके संवर्धन की दिशा में कार्य करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें तकनीकी सहायता के साथ ही फंडिंग की भी हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जिलाधिकारी के मुताबिक जल संवर्धन और संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहर तथा समाज सुधार हेतु कार्य कर रही संस्थाओं और संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी भी हर संभव मदद करने का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया। इतने पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं और एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाए। इनके एफर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें एंड दैट शुड मीन दी वाइस वर्सा टू। सो हमारे बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अलोन, गवर्नमेंट एफर्ट्स अलोन कैनॉट ब्रिंग अबाउट अ परसेप्टिबल डिफरेंस। जो हमारी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भूमिका अहम हो जाती है ड्यू टू सो मैनी फैक्टर्स। वो पब्लिक से सीधा जुड़े हुए हैं, उनको एरिया का ज़्यादा आइडिया है और दे आर इनटू दीज फील्ड्स इन एन इंटेंसिव मैनर। उधर रुड़की में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसा होने के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं पूरा घटनाक्रम पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। हमको मिली थी कि पाटली गुज्जर में कोई एक्सीडेंट हो गया, स्कॉर्पियो से किसी को चोट लगी है, तो उसको वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल में। तो हम भी मौके पर गए थे वहाँ, तो स्कॉर्पियो तोड़ रखी है। जैसे उनकी तरफ से कोई तहरीर आएगी तो मुकदमा हम लोग कायम कर देंगे, और जिस बच्चे को चोट लगी अगर वो लोग तहरीर देंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा उसमें। नहीं, मार पड़ा तो कुछ नहीं, हम तो खुद मौके पर गए थे। हाँ, ये जो हमको जानकारी मिली, स्कॉर्पियो भी हम थाने लेके आ गए। स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई है, अभी कोई तहरीर नहीं आई। अभी दोनों पक्षों ने कोई भी हमको तहरीर नहीं दी। तहरीर आएगी तो मुकदमा कायम कर देंगे। गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ विधायक, वो मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया, तो अगर उसको देख लेंगे क्या है। वहीं जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एसडीएम हरिद्वार अजयवीर सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर लापरवाही सामने आई। अस्पताल पर ताला लगा हुआ था। इमरजेंसी डॉक्टर सहित कई स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से गायब मिले। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहद लचर दिखाई दी। केवल एक जूनियर नर्स के सहारे ही रात भर स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा रही थी। उसी के भरोसे थे वहां पर सबके सब। जब एसडीएम ने डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से फोन पर संपर्क किया तो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब भी नहीं मिला, जिससे एसडीएम का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तुरंत फोन पर ही अनुपस्थित कर्मचारियों को जमकर फटकारा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। के आदेश हुए थे औचक निरीक्षण करने के, जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद का है, उसके लिए मेरे लिए हुआ था। मेरे द्वारा वहाँ पे रात को 11:50 पे औचक निरीक्षण करा गया था। मौके पर वहाँ पे दुर्भाग्यवश चैनल बंद मिला था जिसमें ताला लगा हुआ था। वहाँ पे पीआरटी जवान थे सोनू नाम से, और जब वहाँ पे पूछताछ करी तो एक नर्स स्टाफ मिली थी ममता सैनी जी के नाम से। ये लोग रात्रि ड्यूटी पे थे। चच्चा बच्चा केंद्र जो परिसर के अंदर ही है वहाँ पे ड्यूटी पे थे, लेकिन जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के ना वहाँ पे वार्ड बॉय मिले, ना वहाँ पे कोई चिकित्सक ऑन कॉल मिले, जो कि इमरजेंसी की स्थिति में होने चाहिए। जो सामान्य समय रहता है वो सुबह 8 से 2 बजे का रहता है। उसके बाद इमरजेंसी की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी होनी चाहिए। इसके उपरांत जब उनसे वहाँ पे जो नर्स स्टाफ मौजूद थे उनसे डॉक्टर के बारे में बातचीत करी गई, पूछा गया, तो उनको इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। जब उनसे सख्ताई से पूछा गया तो उन्होंने एक सीनियर नर्स स्टाफ के माध्यम से डॉक्टर का नंबर हमें लेके दिया। हमने उनको कॉल करी, उन्होंने 1-2 बार नहीं फ़ोन उठाया। जब एक बार मैंने और कॉल करी तो उनके द्वारा उठाया गया, तो उनके द्वारा यह समस्या बताई गई कि उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा है वगैरह वगैरह। लेकिन जिस स्थिति में वहाँ पे हॉस्पिटल मिला था उसमें बहुत सारी कमियाँ पाई गई हैं, जिसके बारे में डिटेल रिपोर्ट डीएम सर को भेजी गई है। वहीं मसूरी में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 युवक घायल हो गए, जिनको पुलिस, फायर सर्विस और स्थानीय लोगों ने वहां अस्पताल में भर्ती करवाया। घायलों का वहां उपचार चल रहा है। कहा जा रहा है कि युवक दिल्ली से मसूरी घूमने आए थे।
पता नहीं चला तो ये कैंपटी फॉल की तरफ आ गए और गाड़ी तेज़ी में थी थोड़ा और इनको पता नहीं चला और गाड़ी भी अनियंत्रित होकर ये 0 पॉइंट के पीछे खाई में गिर गई। इसमें 4 लोग थे जो ये चारों दिल्ली के रहने वाले हैं। ये गुब्बारे जो होते हैं पार्टियों में डेकोरेशन का काम करते हैं, ये वो काम करते हैं और चारों सुरक्षित हैं। हल्की फुल्की चोटें हैं और 108 भी मौके पर आ गई, हमारे फायर सर्विस भी मौके पर आ गई। चलिए इसके साथ उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।